हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2024 का सेट 4 समझाऊंगी और ये सेट है HY। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 21 तक अभी पार्ट 1 में लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यांकों का योगफल होगा। अब शून्यांकों का योगफल निकालना है। तो हम जानते हैं शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। तो इसमें सीधे सीधे कर लेंगे कि x का गुणांक क्या होता है, ये 5, तो 5 क्या x का गुणांक है, यानी कि -5 और बटे में क्या 3। तो बस यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा हमारा ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्या -5/3। ठीक है, तो इसको मैं करके भी आपको समझा देती हूँ लिख के, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था इसका आंसर कैसे करना है। वैसे ये हालांकि आपको इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, आपको सीधे टिक करना है। अगर तुरंत समझ में आता तुरंत टिक करते जाइए कि ये इक्वेशन लिखी हुई थी +2। ठीक है, अब हमें क्या शून्यांकों का योगफल निकालना था। तो हम जानते हैं शून्यांकों का योगफल, योगफल क्या होता है, -x का गुणांक और बटे में क्या होता है x² का गुणांक। ठीक है, ये होता है शून्यांकों का योगफल। तो -x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक 5 है, माइनस पहले से लगा हुआ इसलिए 5, और x² का गुणांक क्या 3 हो जाएगा, तो बटे में 3। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा -5/3। तो इसका मतलब है कि इसका जो ये बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि समीकरणों 2x + ay = 1, ठीक है, 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = क्या 7 है, का कोई भी हल नहीं होगा। का कोई भी हल नहीं होगा कब, यदि ए का मान होगा। अगर ए का कोई ऐसा मान निकाले जिससे ये साबित हो जाए कि इनका कोई हल नहीं होगा। तो हम जानते हैं कोई हल ना होने के लिए, कोई हल ना होने के लिए कंडीशन बनती है a1/a2 = b1/b2 ≠c1/c2। भाई यही तो बनता है जब कोई हल नहीं होता। और कोई हल नहीं कब होता है, जब ये जो रेखाएं होती हैं आपस में कैसी हो, समांतर रेखाएं बनती हैं। तो इस कंडीशन पे समांतर रेखाएं बनती है और यहाँ पर कोई हल नहीं होता है। अच्छा, कोई हल नहीं होने के लिए ये a1 है और ये a2 है, तो इसका मतलब a1/a2 2/3। ठीक है, उसके बाद में क्या b1 की जगह a है और b2 की जगह -5 है, तो बराबर b1/b2 यानी कि a/-5। और हमें a की वैल्यू ही निकालनी है, इसलिए हमको c को नहीं लेना है। ठीक है भाई, a की वैल्यू ही निकालनी है तो c को हमको नहीं लेना है। अच्छा, यहाँ b1/b2 लिखना था, ठीक है, यहाँ c1/c2। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 5 दूनी 10 यानी -10/3। तो बस सीधी सी बात है, ए का मान क्या आना चाहिए, अब ये तो यही रहेगा ना, तो ए का मान क्या आना चाहिए था, तो ए का मान जो है ये आना चाहिए था क्या -10/3, यानी कि इसका सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अब हमें बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। अच्छा, मूलों की प्रकृति हम जानते हैं कि कैसे निकालते हैं। जो नंबर 3 है इसका, तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ b², तो b की जगह कितना 5 रखेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर -4 × a। ठीक है, तो a क्या है 2 और c क्या है 4 है, तो यहाँ 2 × 4, तो 5 25 और -4 दूनी 8, और 8 की जब 4 से गुणा करेंगे 8 चौके 32, यहाँ कितना आया -7 आया। जो 7 है वो 0 से छोटी संख्या है, जब ये 0 से छोटी संख्या है तो जो इसके मूल आएंगे वो वास्तविक नहीं आएंगे ये, तो इसका डी ऑप्शन ये सही हो जाएगी कि मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है समांतर श्रेणी 4 9 14 डैश 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 कहाँ तक 254 तक का अंत से 10वां पद होगा। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी का हमें 254 तक यहाँ पद दे रखे हैं और अंत से 10वां पद हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पर जो नंबर 4 है वो कैसे लगाएंगे, इसमें a की वैल्यू तो 4 है, भाई a का मान 4 रखेंगे। वैसे हमें a का मान इसमें लेना शायद नहीं पड़ेगा, तो a का मान तो 4 है और d कितना है। अब यहाँ देखेंगे 9 में से अगर हम 4 घटा देते हैं तो 5 बचेगा, तो d क्या आ गया हमारा 5 आ गया। और l जो लास्ट पद है वो 254 हमको दे रखा है। ठीक है, इसमें जो लास्ट टर्म है 254 दे रखा है और हमें क्या 10वां पद निकालना है, अंत से 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि अंत, भाई फार्मूला लगा देंगे सीधे सीधे, तो अंत से nवां पद, यही तो फार्मूला लगाते हैं हम लोग के अंत से nवां पद वाला। ठीक है, तो अंत से nवां पद क्या होता है l, यहाँ a की जगह l होता है, इसलिए मैंने कहा था ना इसमें a की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो l -n - 1 × d, बस इस फार्मूले से लगाएंगे और अंत से 10वां पद निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अंत से 10वां पद यानी कि अंत से, अब क्या लिखेंगे अंत से nवां पद, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शनल है, हमें सिर्फ टिक करना है। यहाँ 254 लिख देंगे, -n - 1 और n का मान कितना रखना है हमको 10, क्योंकि 10वां बोला है, तो n - 1 यानी कि 10। 10 का मतलब कितना, सीधे यहाँ 9 लिखते हैं कि 10 - 1 तो सीधे 9, और t हमारे पास कितना 5 है, तो 254 और -9 पर 45, तो यहाँ 45 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में घटा देंगे,
तो यहाँ 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 0, और यहाँ 2, यानी कि 209 आंसर आ रहा है इसका। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 का ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब जो ये 5 है, दिया हुआ है कि चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है। इन्हें सांकेतिक रूप से व्यक्त करने का सही रूप होगा। अब इन्हें अगर हम सांकेतिक रूप से व्यक्त करें, जो सही क्रम होगा वो कौन सा होगा? तो पहला ABC, तो पहले देखते हैं क्या ABC ये सही क्रम है? ये A है और ये B है, ये C है। हाँ, ये ABC तो क्रम सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो बीच में B एंगल है वो बीच में है और ये बीच में लिखा हुआ है, तो ये तो सही हुआ। ये देख लेते हैं DEF, तो D ये रहा, E ये रहा, F ये रहा, बीच में E लिखा है, जबकि E में एंगल नहीं बना हुआ है। इसका मतलब ये वाला ये सही नहीं है, एक सही है पर ये सही नहीं है। अब इसमें भी देख लेते हैं EFD, तो F जो बीच में है वहां पर भी एंगल नहीं बना हुआ है। यहाँ देखिए भाई, ये ABC तो सही है, ABC तो तीनों में लिखा, तो ABC तो सही है। यहाँ EDF, तो EDF, और यहाँ जो D है ये बीच में है और यहाँ पर भी D बीच में है, तो एंगल जो हमारा बीच में आ रहा है और ये एक साइड है और ये भी एक साइड है, तो ये क्रम हमारा सही है। ठीक है, तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदु -3 और -4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि -3 और -4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का अच्छा मतलब क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लगा के समझाती हूँ कि एक बिंदु दिया है -3 और -4 और मूल बिंदु यानी कि 0 0 हुआ। ठीक है, अब अगर इनकी हमें दूरी ज्ञात करना है तो क्या होगा? x2 - x1, तो x2 - x1 और इसका क्या होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसका क्या होल स्क्वायर, पर ये सब अभी लिखने की जरूरत ही नहीं होती। जब हमें मूल बिंदु दिए होते हैं तो सीधे हमें इसका ही स्क्वायर कर देना है, इन दोनों का और आंसर ज्ञात करना है। कैसे? x2 - x1 यानी कि 0 माइनस, तो यहाँ क्या 3, ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या y2 फिर से 0 और ये क्या माइनस है तो प्लस का 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या 16 हो जाएगा। तो ये कितना 25 हो गया भाई, रूट ऑफ तो लगा ही रहेगा, यानी कि 5। तो मूल बिंदु से जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इसका जो ये C ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, 5 मात्रक इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो 25 आ जाता, 25 का 5 हो जाता, जब भी मूल बिंदु से दूरी दे रखी हो। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कॉट ए की वैल्यू 3/4 हमको दे रखी है, तो क्वेश्चन नंबर 7 चलिए यहाँ लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है कि कॉट ए बराबर है 3/4। ठीक है, कॉट ए का मान 3/4 है और हमें सेक ए फाइंड आउट करना है, सेक ए की वैल्यू निकालना है। अब ये हम जानते हैं कि कॉट जो होता है वो आधार बटे लंब का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो अगर हम ये चित्र बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें आधार ये हो गया, यानी कि 3 आधार है और लंब कितना है? 4 है। तो हमें कर्ण निकालना है और हम जानते हैं कर्ण क्या कैसे निकालते हैं भाई, 3 का स्क्वायर ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, यही तो लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा। अब जो ये स्क्वायर बना यहाँ रूट ऑफ में चला जाएगा तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो k बराबर 25 यानी कि ये 5 आ रहा है। तो ये जो इसकी वैल्यू है कर्ण की, ये 5 आ रही है। अब जब ये कर्ण की वैल्यू 5 आ रही है, हमें सेक का मान निकालना है और सेक के लिए हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, और कर्ण क्या होता है हमारा? इसमें कर्ण 5 है और आधार क्या है इसमें से? भाई ये आधार है 3, हमारा आधार है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5/3। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है tan अल्फा बराबर sin अल्फा, यही हमको दे रखा है और हमें पूछा है कि अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये जो tan अल्फा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? sin अल्फा और बटे में क्या? cos अल्फा। tan अल्फा को ये लिख सकते हैं और यहाँ sin अल्फा ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब sin से sin कैंसिल हो गया तो यानी यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तो ये जो cos अल्फा है इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 = क्या? cos अल्फा। अब ये 1 जो है cos में किसकी वैल्यू होती है? तो ये cos 0 की वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू ही 1 आती है। यहाँ से क्या cos अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 0 बाई cos से cos कैंसिल, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 8 का ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 है एक क्षण की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात। तो लंबाई का छाया से जो अनुपात दिया है 1:3 दिया है और सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, तो ठीक है ये भी आपको समझाया दे रहे हैं कैसे करना है। अब मान लीजिए कोई छड़ ऐसे रखी हुई है तो इसकी छाया जमीन पर ही तो ऐसे बनेगी भाई, ये छड़ है, ठीक है, खड़ी हुई छड़ है
और इसकी छाया ऐसे जमीन पर बनेगी। तो कहा है कि छड़ की लंबाई, अब लंबाई यहाँ अगर h है और जो उसकी छाया है वो x है, तो इन दोनों का जो अनुपात है, यानी कि हमें दिया है h/x 1:3, ठीक है, 1:3। तो कहने का मतलब है h/x बराबर 1/√3, ठीक है, रूट में है ये, ओके। तो 1/√3 ये हमको दे रखा है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो उन्नयन कोण ये वाला जो उन्नयन कोण, अब सूर्य यहाँ पर होगा कहीं पर, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। इसका मतलब ये वाला जो कोण है ये क्वेश्चन मार्क है हमें, ठीक। तो क्या लेंगे इसको, tan थीटा बराबर क्या, h/x, भाई ये लंब है, ये आधार है, tan थीटा बराबर h/x ऐसे तो लेते हैं, और h/x हमको दिया है 1/√3, ठीक है, h/x हमको पहले से गिवन है 1/√3, और यहाँ क्या लिख देंगे tan थीटा। अब tan थीटा बराबर 1/√3, तो यहाँ पर क्या है, tan किसकी वैल्यू होती है, tan में भाई tan 30 की वैल्यू होती है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो जो थीटा का मान आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। तो जो इसका ये ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि कोई वृत्त हो और उसके व्यास के सिरों पर, जो उसका व्यास होता है उसके सिरों पर अगर समांतर रेखाएं खींचते हैं तो उसकी संख्या 2 होती है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको जब हमने ये वृत्त चैप्टर पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि ये क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछ देते हैं कभी कभी 1 नंबर में। और देखिए यहाँ पर पूछा भी गया हुआ है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर इसका आंसर 2 आता है। अच्छा, कैसे इसका आंसर 2 आता है वो भी समझाए दे रहे हैं। जो नंबर 10 है, ठीक है, इस तरफ आपको समझा रहे हैं नंबर 10। जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए ये कोई वृत्त हमने बना लिया है। अब वृत्त का व्यास बनाना है, तो ये व्यास हो गया। अब व्यास के सिरों पर, व्यास का सिरा यहाँ और एक व्यास का सिरा यहाँ है, समांतर रेखाएं खींचनी है, तो ये रेखा खींची और इसके समांतर ये रेखा खींच दी। तो समांतर रेखाएं व्यास के सिरों पर 2 ही तो हो सकती हैं। अब यहाँ तो नहीं खींच सकते, ये तो इसके समांतर नहीं हो सकती ना रेखा, ना ही कह सकते हैं ये रेखा इसके समांतर है, ना ही थोड़ी सी टेढ़ी करके भी कह सकते हैं। तो व्यास के सिरों पर सिर्फ 2 ही रेखाएं खींच सकते हैं, वो ही समांतर रेखाएं होंगी। तो इसका जो ये सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। और फार्मूले भी 1 नंबर में पूछ सकते हैं, और ये छोटी मोटी जो थ्योरी होती है ना ये भी 1-2 नंबर में आ जाती है, यहाँ पर पूछ देते हैं ये लोग। तो आप कम से कम ये सब याद करके रखो क्योंकि पेपर में आपको ये सब काम आएगा, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 11, अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे कर लेंगे क्या कि 60/360, भाई सबसे पहले फार्मूला ही लगाते हैं, और पाई होता है पाई लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई में क्या, अब हमें क्या बोला है कि 12 सेंटीमीटर, तो r² यानी कि 12 × 12, ठीक है। भाई थीटा/360 होता है और थीटा हमको 60 डिग्री का दे ही रखा है, तो 60/360, यहाँ पाई और यहाँ 12 × 12, तो ये कट कर लेंगे, 6 बार में कट गया, फिर 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, अब 12 दूनी कितना 24 हो गया, 24, और ये पाई, क्योंकि आंसर इन्होंने पाई में पूछा था तो हमने सीधे सीधे 24 पाई निकाल दिया, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो ये सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा, बहुत ही सिंपल है। अब गोले का हमको व्यास दे रखा है, क्या दिया, व्यास, ठीक है। तो व्यास हमको क्या दिया, t दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी कर दो, त्रिज्या बराबर d/2, ठीक है, ये कर देंगे। और हमें क्या निकालना है, इसका आयतन। तो आयतन, अच्छा आयतन क्या होता है, 4/3, भाई ये गोले का आयतन होता है, तो यहाँ लिख देते हैं कि गोले का आयतन, या ना भी लिखें, अब आपको तो बस फटाक से करना है और टिक करना है। तो 4/3 पाई r⁴ ये होता है, लेकिन r की जगह हमें लेना क्या है, d/2, तो यहाँ 4/3 पाई, और यहाँ क्या लेना है, d/2, और इस पूरे की घात कितना 3 लेना है, ठीक है। तो 4/3 और पाई फिलहाल ऐसे ही लिखा रहेगा, पाई ये हो गया, d की घात 3 तो ऐसे लिखा रहेगा, और 2 की घात भी तो 3 है, इसका मतलब ये 8 हो जाएगा, पर 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8। तो कहने का मतलब ये है पाई d⁵, और यहाँ 3 का 2 से गुणा कर देंगे तो 6। तो जो आंसर आएगा π/6 d⁵, ये आ रहा है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्या, π/6 d⁵। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13 है इसका, r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ सीधे फार्मूला पूछ दिया है, ठीक है, आपको सीधे सीधे फार्मूला अगर याद होगा तो आप टिक करेंगे, अगर नहीं याद होगा तो आप इसमें गलत भी कर सकते हैं। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, 3πr², भाई r त्रिज्या हो और ठोस अर्धगोले का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 3πr² होता है। तो ये इसका सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और यहाँ 2πr² भी लिखा हुआ है, लेकिन ये होता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसका वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि हमें कुल पूछा था तो कुल तो यही होता है, वक्र पृष्ठ अगर पूछते तो फिर ये लिख देते। तो ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा, हमें इसमें माध्यिका वर्ग निकालना है।
वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। अच्छा, इसको संचयी बारंबारता बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना संचयी बारंबारता की नहीं हमें सॉल्व कर पाएंगे इसको हम। तो सीधे सीधे इसकी संचयी बारंबारता बना लेते हैं, या फिर छोटी सी टेबल ही बना लेते हैं जल्दी जल्दी। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 और फिर क्या है 20 से 25 और यहाँ है 4, यहाँ है 6, यहाँ है 5 और यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, ये हमको दे रखा है। अगर संचयी बारंबारता निकालेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 6 और 4 कितना 10, 10 और 5 कितना 15, 15 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा और 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये n की वैल्यू आ गई, n बराबर कितना 25। ठीक है, तो अगर हम n/2 निकालते हैं तो n/2 हमारा कितना आ जाएगा 25, 25/2 करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। अच्छा, 12.5 यहाँ इसके अंतर्गत आएगा, 15 के अंतर्गत। ठीक है, 10 से ज्यादा है और 15 के अंतर्गत ये आएगा। तो कहने का मतलब ये है, इसके जस्ट सामने हमको जाना है ये, तो 10 से 15, तो इसका जो ये सी ऑप्शन है, ठीक है, 14 का जो ये सी ऑप्शन है 10 से 15, फिर ये सही हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका 27 और 29 है। ठीक है, तो इसका बहुलक होगा। अब हमें बहुलक निकालना है, हमें माध्य दे रखा है, माध्यिका दे रखी है, तो बस फार्मूला लगा देंगे। और ये क्वेश्चन ना आपको एक जरूर देखने को मिलता है, जितने भी अभी हमने सेट लगाए उन सब में एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 है, 15 लगाते हैं। तो अच्छा, फार्मूला क्या होता है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस में क्या होता है बहुलक होता है, यही तो लिखते हैं, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। तो हमें तो बहुलक ही निकालना है। ठीक है, तो 3 इंटू माध्यक और माध्यिका, माध्यिका हमको दे रखी है 29, तो यहाँ 29 लिख देंगे और माध्य हमको दिया 27, तो 2 × 27 प्लस बहुलक, यहाँ बहुलक है। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नाम 27 और 3 दूनी 6 और 6 2 8, 87 हो गया। 27 दूनी 54 होता है, यहाँ 54 लिख देंगे प्लस बहुलक। अब ये इस तरफ आएगा तो 87 माइनस 54, इनको घटा देंगे, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ भी 3 बचेगा, 33 आ रहा है। तो यानी 15 का ये सी ऑप्शन फिर सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब हमें इसमें माध्य निकालना है, तो ठीक है, प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे और माध्य इसका निकालेंगे फटाक से। तो ये हमारा 16वां क्वेश्चन है क्या, 0 से 10, 10 से 20 है, 20 से 30 है और 30 से क्या 40 है। बस इसमें 4 ही कॉलम दे रखे हैं, फटाफट से कर लेंगे। इनके जो बीच की संख्या है 5, यानी कि जो ये एक्स आई हो जाएगा, ये 5 आ रहा है। ये जो हमारा है 10 और 20, इसके बीच में 15 और यहाँ 25, यहाँ कितना 35, ये हो गया। अब जो हमारा एफ आई दे रखा है, ये एफ आई है। एफ आई में हमारे पास क्या क्या दे रखा है, एफ आई में दिया है 2, यहाँ 1 और यहाँ 4 और यहाँ पर 3। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ आई एक्स आई, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाएंगे। तो 5 दूनी 10, 15 एकम 15 और 25 चौके कितना 100 और यहाँ से 35 तिया 105। ये हमने इसको क्या एफ आई एक्स आई निकाले। इन सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 का 0, 1 कैरी हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3 और यहाँ 1 1 2, 230 हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें ये एफ आई को भी जोड़ना है, तो 2 1 3 3 6 और 4 10, यहाँ 10 आ गया। अब बस इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 23 आंसर आ जाएगा हमारा। बस सीधे आंसर इसमें टिक करेंगे क्या कि इसका जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। अच्छा, 53 सोमवार बताने हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, लीप ईयर। ठीक है, यहाँ जो अधिवर्ष लिखा है इसका मतलब है लीप ईयर। तो चलिए 53 सोमवार होने की प्रायिकता हमें बतानी है। ओके, तो इसको यहाँ से लगाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में कि अधिवर्ष में 53 सोमवार। अच्छा, तो ये बताइए कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। तो लीप ईयर में, ठीक है, लीप ईयर या लीप साल लिख सकते थे, लीप वर्ष तो लीप ईयर। ओके, तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो 366 दिन में अगर हम ये कहें कि यहाँ पर 52, ठीक है, 52 सोमवार तो होंगे ही होंगे, कि 52 तो होते ही होते हैं। ठीक है, 52 सोमवार तो होंगे ही होंगे। तो 52 सोमवार होंगे, इसका मतलब 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे। ठीक है भाई, 52 सोमवार होंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों बचेंगे, 52 सोमवार होने का मतलब है 52 वीक हो गए, 52 सप्ताह हो गए। जब 52 सप्ताह हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि 2 दिन तो बचे उसमें, क्योंकि भाई यहाँ 52 वीक और 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। वैसे क्या होता है 52 वीक तो होते होते एक एक्स्ट्रा बचता है, लेकिन जब 366 हो जाता है तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि 52 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो जो 52 सोमवार होंगे हमारे और 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, तो वो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं। ये जो 2 दिन हैं ये कोई भी हो सकते हैं। संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है।
ठीक है, हमने यहाँ संडे से शुरू किया था, संडे मंडे। अच्छा, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है, थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, वापस सैटरडे एंड संडे हो सकता है। तो ये कंडीशन कितनी बन रही है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंडीशन है टोटल। ठीक है, जो एक्स्ट्रा 2 दिन बच रहे थे वो टोटल कंडीशन कितनी, 7 है इसमें। अब इसमें सोमवार किस किस दिन पड़ सकता है, तो सोमवार इसमें 2 ही दिन है, 2 ही दिन तो पड़ेगा भाई। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, 2 ही दिन तो मंडे आ रहा है। तो यानी जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो 2/7, क्योंकि टोटल तो ये 7 है और ये यहाँ 2 है, प्रोबेबिलिटी आएगी 2/7। तो जो इसका ये 18वें, ये 17वें का ये सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 2/7। ठीक है, अब यहाँ एक लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था। ठीक है, कि 2020 में 2 मित्रों का जन्म हुआ था। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। ठीक है, एक ही हो ये हमको बताना है। तो एक ही हो, इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 18 में, पहले तो ये देखिए कि जो 2020 है इसमें दिन कितने होंगे, इसमें 366 दिन होंगे, 366 दिन होंगे। क्यों 366 दिन होंगे, क्यों 366 दिन होंगे, क्यों, क्योंकि 2020 है वो एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष में हमेशा 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब दोनों का जन्मदिन है तो मतलब 2/366, बस यही आंसर आ जाएगा भाई, क्योंकि 2 का जन्मदिन एक ही दिन होना है और टोटल क्या है, टोटल तो हमारे पास 366 दिन है। तो 2 दिन तो यहाँ मान लेंगे कि दोनों का एक ही में हो रहा है, इसलिए 2 दिन यहाँ मानेंगे इनको, और ये 366 टोटल है, इसका मतलब 2/366। तो जो 18वें का ये जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। और बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि इसमें फार्मूला लगा देते हैं क्या, x2 - x1। तो हम यहाँ सीधे फार्मूला ही लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, x2 - x1, इसका मतलब 4 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, कि 4 - 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ 1 - 3 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला अच्छा इसका रूट ऑफ भी होता है, तब ये दूरी निकल आएगी। यहाँ कितना, 2 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है भाई, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा। प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो -2 बचेगा, जबकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। पॉजिटिव रहेगा, वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो 4 4 कितना, 8 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये 2√2 आ जाएगा। तो जो इसका ये सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। हमको बताना है कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। अच्छा, 25 तो अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 25 को हम ऐसे 5 लिख सकते हैं। 81 भाई √81 है, इसको भी हम 9 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। 5/3 तो वैसे ही परिमेय है, हमको दिखाई दे रही कि 5/3 तो परिमेय है। अब इसमें जो डी ऑप्शन है 5 + √2, तो 5, ये 5 है और प्लस √2, यही अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √2 लिखा हुआ है। जब √2 अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में हम कुछ भी जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या हो जाता है, पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये वाला, इसका ये डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट करेंगे। और अच्छा, इसमें 21 में सभी खंडों को हल कीजिए, मतलब इसमें 6 खंड है, 6 को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर का जो का है, ठीक है, इसका जो 21 का जो का पार्ट है वो है, यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना संख्याएं, तो माना संख्याएं कौन कौन सी, x और y, हम ये 2 संख्याएं मान रहे हैं। और इसमें ये भी हमने माना है कि जो x संख्या है बड़ी है y से, तो हमने ये भी मान लिया है कि x संख्या बड़ी है y से। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि x - y = 26, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और पुनः दोबारा प्रश्नानुसार क्या बोला है, पुनः प्रश्नानुसार बोला है कि एक संख्या यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो जो x है वो 3 गुना है किसका, y का। ठीक है, तो यहाँ x = 3y है, तो यहाँ पर मान रख देंगे। तो समीकरण 1 जो है ये लिख लेंगे, क्या ये समीकरण में लिख लिया, अच्छा इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर कितना, 3y लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3y, और ये -y ऐसे लिखा रहेगा। और यहाँ कितना, 26 लिखा हुआ है, यहाँ से कितना 2y हो जाएगा, और यहाँ क्या है 26 है, तो फिर y बराबर कितना होगा 26, और यहाँ 2 में आ जाएगा, तो कट कर देंगे 13। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही है। ठीक है, अब जो ये समीकरण हमारी 2 है, ठीक है, समीकरण 2 इसमें मान रख देंगे क्या, कि x = 3y, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से, तो x = 3 इंटू y की जगह कितना 13, 13 का 3 में टेबल पढ़ेंगे तो 39, तो x = 39, यानी कि जो 2 संख्याएं आ रही हैं हमारी वो 39 और 13 आ रही हैं। तो x = 39 और y =
13, ये आंसर लास्ट में लिख देंगे और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 21 का खा नंबर देखते हैं, और खा नंबर में क्या है, यदि cot 2a, भाई cot 2a की वैल्यू दे रखी है क्या, tan a माइनस 22 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है तो हमें a का मान बताना है। ठीक है, अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो यहाँ डाल देते हैं कि आंसर नंबर 21 का खा पार्ट। ठीक है, यही लगा देते हैं, छोटा सा सवाल है, यही हो जाएगा। तो लगाते हैं कि बोला है cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री, ये बोला है। तो यहाँ tan है, यहाँ cot है, किसी एक को चेंज कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं क्या, यहाँ तो cot 2a ही रखते हैं, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस a माइनस 22। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है क्या, tan को चेंज किया cot में, और यहाँ a माइनस 22 लिखा है, इसको 90 माइनस a माइनस 22 लिखा, क्योंकि cot देखिए फॉर्मूला होता है कि cot 90 माइनस थीटा, ये क्या बन जाता है, tan थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, इसका मतलब cot, और यहाँ 90 माइनस थीटा, तो ये क्या tan थीटा। ठीक है, तो बस अब cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 90। अच्छा, अब जो ये माइनस है, इस a को a से जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस कर देगा, और यहाँ जो माइनस है, ये माइनस इस माइनस को क्या प्लस कर देगा, 22 हो गया। अब 2a, अब जो ये a है यहाँ चला आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 90 में अगर 22 जोड़ेंगे तो 2, और यहाँ 9 2 11, तो ये कितना हो गया 112 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ कितने 3a, तो 3a बराबर 112 डिग्री, तो फिर a बराबर 112 बटे में 3, 3 से कट कर देंगे, 3 3 9, 2 बचेंगे 22, 3 सत्ते 21, और अभी भी एक बच रहा है, तो एक और यहाँ 3 कुल मिला के ये ऐसे बन रहा है 37 1/3। तो a बराबर, यहाँ आंसर भी लिख देंगे क्या, 37 सही 1/3 डिग्री। ठीक है, पहले 112/3 आएगा, अब उसको भाग कर देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं भाई, 3 से भाग करेंगे, 3 3 9, 2 बचेंगे भाई, 3 7 21, फिर भी एक बच रहा है, एक यहाँ लिख देंगे बचा हुआ, और ये 3 जो बचा नीचे रहता है वो यहाँ लिख देंगे, ये डिग्री के यहाँ लगा देंगे साइन, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब 21 का ये गा नंबर लगाएंगे, और इसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, पिछले सेट 2 में भी ये क्वेश्चन था, तो वहां पर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन लगा के समझाया था। ठीक है, 2024 के सेट 2 में भी ये था, वहां पर भी मैंने आपको ये लगा के समझाया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करना है। चलिए मैं यहाँ पर भी लगाकर समझा देती हूँ कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या, इसको अच्छा परिमेय मानते हैं। ठीक है, ओके, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हमने इसको परिमेय माना है तो एक संख्या परिमेय लेनी पड़ेगी, यानी कि a/b, और यहाँ क्या √2। ठीक है, जहां अब हमको ये भी मानना है कि जहां a व b सह अभाज्य, यानी कि ये आपस में इनका कोई भी गुणनखंड मैच नहीं करेगा, सह अभाज्य होने का मतलब ये है। तो हमने ये माना है कि a और b सह अभाज्य है, तथा a व b पूर्णांक भी हैं, ये पूर्णांक है, और क्या है, और क्या जो b है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये हमने माना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो लिखेंगे a/b और इसका स्क्वायर, यहाँ पर √2 इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, a² / b², और यहाँ से √2 का वर्ग क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि a² बराबर 2b², ये जो b² है यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2b² बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो ये a² है वो किससे, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। ठीक है, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मानना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, 2 से विभाजित है, तो लिखेंगे अतः ए भी, अगर ये a² 2 से विभाजित है, इसका मतलब a भी तो 2 से विभाजित होगा, तो a भी 2 से विभाजित है। अब एक और कोई अलग संख्या मान लेंगे, तो माना कोई संख्या
तो हमने यहाँ पर कोई संख्या a बराबर 2c माना है, ठीक है, a बराबर 2c, और जहां c एक पूर्णांक है, ठीक है। आप लिखेंगे कि a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये लिख देंगे। तो समीकरण 1 हमारी क्या है, समीकरण जो हमारी 1 है वो क्या है, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, तो ए की जगह पर क्या रखेंगे 2c, तो जो ए स्क्वायर है वहां पर रख देंगे 2c का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है 2b का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर, और यहाँ से क्या है 2b स्क्वायर, 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, ओके। तो क्या बचेगा यहाँ पर 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि जो ये क्या है बी स्क्वायर है, ठीक है, तो बी स्क्वायर किससे 2 से विभाजित है, विभाजित है, अतः बी भी 2 से विभाजित है, और बी भी 2 से विभाजित है, अगर बी स्क्वायर है तो बी भी 2 से विभाजित है, ठीक है। फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 2, ठीक है, 2 ए व बी को, ए व बी दोनों को, ठीक है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। परंतु हमने क्या माना था, परंतु हमने माना था कि ए व बी सह अभाज्य, भाई ऊपर हमने यही तो माना था कि सह अभाज्य है, तो यहाँ अभाज्य लिखना था, ओके, सह अभाज्य है। हमारी यह मान्यता या फिर यह धारणा कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम लगा देंगे वो क्या है, गलत है, गलत है, ठीक है। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बस ऐसे ही हमको प्रूफ करना था इसको, और ये हमारा पूरा प्रूफ हो गया। नंबर 21 का घ पाठ है, निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो हमें संचयी बारंबारता इसमें और बनानी होगी। तो चलिए इसको बना लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं क्या, वर्ग अंतराल और फिर हाँ फिर बारंबारता, ठीक है, बारंबारता, और क्या यहाँ संचयी बारंबारता, बस इतना ही हमें चाहिए होता है। यहाँ संचयी बारंबारता को हम लोग CF बोलते हैं, बारंबारता को F बोलते हैं, और वर्ग अंतराल हमें क्या दे रखा है, 0 से 10 दिया हुआ है, फिर 10 से 20 दिया हुआ है, और 20 से 30 दे रखा है, और यहाँ 30 से 40 दिया हुआ है, फिर 40 से 50 दिया हुआ है, और 50 से 60 दे रखा है, इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है। और जो बारंबारता दे रखी है वो दी है 7, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, यहाँ 13 है, और यहाँ पर 7 है, ये हमको बारंबारता दे रखी है। संचयी बारंबारता इसकी हम निकालेंगे कैसे, 7 तो यहाँ लिख देंगे, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना 20, 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 13 जोड़ेंगे तो 53 यानी कि 53, और 53 में 7 जोड़ेंगे तो कितना 60, यहाँ पर 60 आ रहा है। अब इसको स्केल के द्वारा पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसेस करेंगे, तो ठीक है कर लेते हैं।
तो ये हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब जो ये लास्ट टर्म हमारा आया ये n आ जाता है, पंचई बारंबारता निकालने के बाद जो लास्ट टर्म आता है वो हमारा n होता है। तो n तो ये हो गया। तो अब n/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 आएगा भाई, इसका जस्ट आधा कर देंगे तो 30 आएगा। अब 30 यहाँ किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। तो इसके जस्ट ऊपर देखना है, ये CF कहलाता है, इसके जस्ट सामने आएंगे ये F कहलाता है, इसके और यहाँ आगे चलेंगे तो ये L लोअर लिमिट कहलाता है। तो हमें सारी चीजें इसमें पता चल गई। ठीक है, तो बस लिख लेंगे क्या, यहाँ L क्या है यहाँ पर हमारा 30, भाई ये वाला लोअर लिमिट है तो ये L 30 हो गया। F क्या है 20 है, और CF क्या है हमारे पास, CF भी 20 है, F भी 20 और CF भी 20 दे रखा है। H भी निकालना है इसमें, तो H यहाँ लिख लेते हैं कि H हमारे पास क्या है, इनका जो डिफरेंस है 10 है, तो H यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। अब बस माध्यक का फार्मूला लगा देंगे, माध्यक या फिर माध्यिका एक ही बात है। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, L + n/2 - CF अपॉन में F, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या H लिख देंगे। तो L की वैल्यू कितना यहाँ 30 है, 30 लिख देंगे, प्लस n/2, और n/2 कितना यहाँ पर, ये भी 30 है तो यहाँ पर भी 30 लिख देंगे, माइनस CF हमारा 20 है तो यहाँ 20 लिखेंगे, और F भी 20 है तो फिर यहाँ पर भी 20 लिख देंगे, मल्टीप्लाई H कितना 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 30 तो ऐसे लिखा रहेगा, 30 में अगर हम 20 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10/20, तो यहाँ पर कितना 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में 10 लिख देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ 30 प्लस 5 एकम कितना 5, तो 30 और 5 कितना 35, तो यहाँ 35 आ रहा है। यानी कि जो माध्यक यानी कि माध्यिका, माध्यक बोलेंगे माध्यिका एक ही बात है, तो यहाँ माध्यिका भी लिख सकते हैं। तो माध्यिका बराबर कितना 35, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 21 का अड़ा वाला पार्ट है, द्विघात समीकरण 4x² + 9x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें मूल ज्ञात करने हैं, तो ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, आंसर नंबर 21 का अड़ा पार्ट। ठीक है, तो इसमें मूल तो हमें ज्ञात करने हैं, तो समीकरण हमें दे रखी है। तो समीकरण हमें दी हुई है 4x² + 9x + 5 = 0, ये हमको समीकरण दे रखी है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ 4x² है और यहाँ 5 है, तो पहले 5 की 4 से गुणा करेंगे, कितना 20 आएगा। अब 20 कैसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान लगा, तो जोड़ने से कितना 9 आ जाए, तो 4 पंचे 20, 4 और 5 9, तो इसको सीधे लिखेंगे क्या 4x², और 9x की जगह पर 4x + 5x + 5 = 0। इन दोनों से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों से कॉमन ले लेंगे। जब इन दोनों से कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन मिलेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, प्लस इन दोनों से सिर्फ 1, इन दोनों से 5 कॉमन मिलेगा। ओके, तो 5 लिख लेंगे, यहाँ x और यहाँ पर कितना 1 = 0, ये एक जैसे हैं तो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और यहाँ क्या है 4x + 5 = 0, ये 5 बना हुआ है, तो 4x + 5 = 0। अब x + 1 = 0, ये अलग कर देंगे, 4x + 5 = 0, ये अलग कर लेंगे। यहाँ से x बराबर तो माइनस का 1 आ गया, लेकिन यहाँ से 4x = -5, तो फिर x = -5, और ये 4 बटे में आ जाएगा। तो जो दो हमारे मूल आ रहे हैं, तो लिखेंगे 2 मूल, और कौन कौन से, एक तो माइनस का 1 आ रहा है और एक माइनस का 5/4 आ रहा है। बस यही आंसर हो जाएगा, इसको आंसर डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका अब अगला क्वेश्चन है 21 का लास्ट चा वाला क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास 1 सेंटीमीटर दे रखा है, वाली 8 सेंटीमीटर लंबी और लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात करना है। तो बस ये बेलनाकार है और इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो ठीक है, आंसर नंबर 4 लगाते हैं यहाँ से। आंसर नंबर 21 का चा पार्ट है। तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले व्यास दिया हुआ है, तो व्यास बराबर कितना 1 सेंटीमीटर। अच्छा, व्यास 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या निकालेंगे तुरंत, तो त्रिज्या r = 1/2 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। और हमें इसमें क्या दिया हुआ है, लंबाई, तो फिर लंबाई लिख लेते हैं, या इसको ऊंचाई भी मान सकते हैं, तो लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, ये लिख लेंगे। अब हमें क्या निकालना है कि छड़ का आयतन, तो क्या लिखेंगे, छड़ का आयतन, छड़ का आयतन बराबर, और बेलन का आयतन क्या होता है, क्योंकि छड़ बेलनाकार होती है तो फिर बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ये होता है बेलन का आयतन। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे, और पाई का मान 3.14 रखेंगे, या फिर इसमें दिया तो है नहीं पाई का मान कितना रखना है, तो एक बार 22/7 ही रख लेते हैं, बाद में इसको देखेंगे। अब r² का मान 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 गुणे 1/2 ये लिख देंगे, और गुणे यहाँ पर जो लंबाई है वो 8 दे रखी है, तो 2 एकम 2, यहाँ कितना 2 2 चौके 8, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा कट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ
जो 22 है उसकी 2 से गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा, 44/7। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 छंग 42, 6 आया। और पॉइंट लगा देंगे, 2 बचेंगे तो 20 हो जाएंगे, तो 7 दूनी 14 और 6 बचेंगे तो 60 हो जाएंगे, और 7 अट्ठे 56। तो ये हो जाएगा हमारे पास तो क्या, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो आयतन है वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है, तो फिर ये आंसर हो जाएगा हमारा। यानी छड़ का आयतन, चाहे यहाँ पर एक बार लिख भी देते हैं एक बार कि छड़ का आयतन बराबर क्या, 6.28 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आंसर डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 25 तक हम अगले पार्ट 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।